वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज एम्प्लॉयमेंट लॉज के अंदर। जो हमने लास्ट लॉ शुरू किया था वो था आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट टू पार्ट्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो आपका पार्ट सेकंड है, यहाँ पे हम सेक्शन आपका 7 से लेके सेक्शन 14 की बात करेंगे। इससे पहले पार्ट फर्स्ट जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने कुछ इंट्रोडक्शनरी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे आपका पेमेंट ऑफ वेजेस के अंदर जो वेजेस का एक्ट है वो कब आया, वो कब इम्प्लीमेंट हुआ, और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। जैसे हमने देखा था कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 जो है वो अप्लाई करता है ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशन पर जहाँ पे 1936 में जब ये एक्ट आया था, जहाँ पे आपकी एवरेज सैलरी कितनी है, 1600 और मोर है। और कुछ साइलेंट फीचर भी हमने देखे थे कि इसका पर्पज़ यही है कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉय है वो क्या होना चाहिए, विदाउट अनऑथोराइज्ड डिडक्शन होना चाहिए। और इसके अंदर ये भी देखा हुआ है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, तो उसके रिगार्डिंग क्या कंडीशन रखी गई थी कि यदि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई 1000 से कम है तो जो आपका नेक्स्ट मंथ की 7th जो डेट होगी, 7th ऑफ एवरी मंथ, उसके अंदर हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। और अदर केस में नेक्स्ट मंथ की 10th ऑफ द एवरी मंथ हमें क्या करना है, पेमेंट्स करना है। फिर हमने देखा था कि जो एप्लीकेबिलिटी है इस एक्ट की वो कहाँ पे है, डिडक्शन कैसे कैसे होती हैं डिडक्शंस के लिए। जैसे आप देखें तो इस एक्ट के अंदर कुछ हमने डेफिनेशंस भी पढ़ी थी, जैसे आपका इंस्पेक्टर क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, पैनल प्रोविजंस क्या हैं। तो हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था। इस एक्ट के अंदर कुछ डेफिनेशन भी हमने डिस्कस की थी। अब हम चलते हैं इस लेक्चर के अंदर, हम ये पढ़ेंगे कि जो आपका सेक्शन 7 है वो क्या है। तो आप देखें सेक्शन 7 ही बता रहा है डिडक्शन विच मे बी मेड फ्रॉम वेजेस, की एम्प्लॉय की सैलरी में से किस किस चीज़ को डिडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ दिस एक्ट नो सच डिडक्शन कैन बी। ये डिडक्शन क्या नहीं हो सकती, ट्रेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी रेलवे वर्कर हुज मंथली वेजेस डू नॉट अमाउंट टू 1600 और मोर। और नेक्स्ट है, एवरी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयड person to the employer or his agent shall be deemed to be deduction from wages. Any loss of wages resulting from the imposition of good and sufficient cause upon person employed of any of the following penalties, जैसे आपका था विदहोल्डिंग ऑफ द इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन, रिडक्शन ऑफ द लोअर पोस्ट, सस्पेंशन, और आपका डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय पर्सन शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मे बी ऑफ फॉलोइंग काइंड्स ओनली। आप जैसे फाइन वगैरह हैं, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है, डैमेज और लॉसेस है, हाउस अकोमोडेशंस है, एम्यूनिटीज़ एंड अदर सर्विसेज है, एडवांसेस जो दे रखे है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को। इसके अलावा आप ये देखें, पेमेंट टू द सर्टेन प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग जो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी, और प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस है, रिकवरी ऑफ लोन मेड फ्रॉम द any fund constituted the welfare of the employee for loan granted for the house building, और इनकम टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयड पर्सन है अंडर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोई डिडक्शन हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग हो सकता है, रिटर्न अथॉरिटी का कोई डिडक्शन हो सकता है। हमने कोई भी जो आपका अलाउड डिडक्शन है वही हमें क्या करना है, उसको डिडक्ट करना है। जैसे पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस हो सकता है, और इसके अलावा कोई भी रिकवरी या और लॉसेस सस्टेन बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है तो जो भी एक्सेप्टेंस मिली हुई है तो एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो भी डिडक्ट हो सकता है। इसके अलावा अदर लॉसेस सस्टेन बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी क्या हो सकता है, डिडक्ट हो सकता है। तो हमने सेक्शन 7 के अंदर क्या पढ़ा था कि जो अपना डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस क्या क्या हो सकता है। अब सेक्शन 8 के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि रिडक्शन ऑफ फाइन जो है वो क्या है। फाइन कैन बी इम्पोज ओनली फॉर एक्ट और ओमिशन स्पेसिफाइड इन नोटिस अप्रूव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि जो भी आपने प्री डिसाइडेड इंफॉर्मेशंस को फॉलो नहीं किया तो आपको फाइन देना होगा। नो फाइन कैन बी इम्पोज ऑन एनी employed person unless he has been given an opportunity to showing cause against the fine, कि यदि किसी पर्सन ने कोई चीज़ फॉलो नहीं की है तो उस पर फाइन तभी लगेगा जब उसको उसका कोज अगेंस्ट फाइन उसको क्या शो करना हो, उसको ये मतलब ये प्रूव करना होगा कि जो फाइन
वो क्यों नहीं देने के लिए एलिजिबल है, तो उसको बताना होगा। नो फाइन कैन बी इम्पोज बाय द एनी एम्प्लॉयड पर्सन हु इज़ अंडर एज ऑफ 15। जैसे कि हम एक्ट के अंदर यदि कोई एम्प्लॉय या पर्सन है जिसकी एज 18 से कम है तो उस पर कोई फाइन नहीं लगेगा। द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन विच मे बी इम्पोज इन एनी वेज पीरियड on any employed person must not exceed an amount equal to half annual in the rupees of wages payable to him, कि जो भी टोटल वेजेस उसकी बन रही है उसके 50% से ज़्यादा फाइन नहीं होना चाहिए। द फाइन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द डे ऑफ द एक्ट, omission in respect of which it is imposed cannot be recovered from the person by installment or after expiry of 60 days from the day of which it is imposed। कि कोई भी फाइन है जो आप फाइन लगा रहे हैं कि उसकी रिकवरी उस पर्सन से हम इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। कब से? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, है ना। ऑल द फाइन रियलाइज एंड रियलाइज मस्ट बी रिकॉर्डेड इन ए प्रेस्क्राइबर, की जो भी आप फाइन रियलाइज कर रहे हैं उसको आप मेंशन भी करेंगे। रजिस्टर्ड मस्ट बी क्रेडिटेड टू द फाइन फंड में क्रेडिट करके शो भी करेंगे। और आपका द प्रोसीड ऑफ द फाइन फंड मस्ट बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पर्पस बेनिफिशियल टू द वर्कर, की जो भी फाइन से पैसा इकट्ठा होगा वो आप वर्कर के वेलफेयर के लिए यूज़ में लेंगे। तो सेकंड जो अपनी सेक्शन थी उसके अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा? फाइन के बारे में पढ़ा। सेक्शन कौन सी थी अपनी? 8 थी। सेक्शन 9 में चलते हैं। सेक्शन 9 क्या? डिडक्शन फ्रॉम द एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। ये सेक्शन बताती है यदि कोई एम्प्लॉय जो है deduction for the absence from the duty are permitted to if a work had the same number of the day for which the reduction is made, provided that subject to any rule made in the reasonable cause. Such reduction from any such person may include such amount not exceeding his wages of 8 days as may सच टर्म्स इन ड्यू टू द एम्प्लॉयर इन ल्यू ऑफ द ड्यू नोटिस, कि यदि कोई एम्प्लॉय है और यदि वो एब्सेंस है ड्यूटी से तो उसका जो भी जितने दिन वो एब्सेंट है उसका तो उसका रिडक्शन होगा ही। और यदि यदि हम देखें एनी सच पर्सन में इंक्लूड सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग हिज वेजेस ऑफ 8 डेज, कि 8 डेज से ज़्यादा आप उसका रिडक्शन नहीं कर सकते। सेक्शन 9 आपको बताता है। और इसके रिगार्डिंग ये भी है, बाय अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1937 एम्प्लॉयर परमिटेड टू विदाउट वेजेस इन डाई केस ऑफ स्टे इन स्ट्राइक पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन इज फाइन अप टू 500। यदि इसको फॉलो नहीं करते हैं तो उस पर पेनल्टी भी है 500 की, यदि हम डिडक्शन फ्रॉम फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी जो है उसको फॉलो नहीं करते। डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस हमने पहले भी पढ़ा था कि यदि एम्प्लॉयर जो है उसको ऐसा कि लॉस हुआ है, डैमेज या लॉस हुआ है, तो उसके लिए वो डिडक्शन कर सकता है। डिडक्शन फॉर द डैमेज और loss of good expiry entrusted to the employed person for the custody for the loss of money for which he is required to account permitted only where such damage or loss is directly attributed to the neglect and default। यदि किसी एम्प्लॉई की गलती के कारण नेगलेजेंसी के कारण उसकी कस्टडी में कोई गुड्स था, वो क्या हो गया है, डैमेज हुआ है, लॉस हुआ है, तो उस वो जो रिडक्शन है लॉस की रिडक्शन है। सच रिडक्शन आर नॉट टू एक्सीड द अमाउंट ऑफ डैमेज और लॉस टू द एम्प्लॉयर, कि डैमेज हुआ है और जो लॉस हुआ है उस उन दोनों अमाउंट्स के कंपैरिजन करने के बाद उससे ज़्यादा रिडक्शन नहीं हो सकती। और यदि इसको भी फॉलो नहीं करते हैं तो इसमें 500 की पेनल्टी है। फिर हम देखें डिडक्शन फॉर द सर्विस रेंडर, कि यदि कोई सर्विस उसको देनी थी लेकिन सर्विस नहीं दे पाया। डिडक्शन फॉर हाउस अकोमोडेशन फॉर एमिनिटीज एंड सर्विस रेंडर बाय द एम्प्लॉयर आर परमिटेड बट ओनली व्हेन द एम्प्लॉय person has accept the house accommodation amenities and services term of employment and otherwise shall not be exceed an amount equivalent to their वैल्यू। तो होता क्या है कि जो एमिनिटीज़ या हाउस की जो फैसिलिटी थी उसने ले दे रखी है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो उसकी रिडक्शन भी कर सकता है अंडर सेक्शन 11। हम यहाँ पे देखें तो जो सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। जैसे आप देखें हाउस रेंट की हमने सर्विस पढ़ी, एमिनिटीज़ अदर फैसिलिटीज़ कोई है, तो एनी काइंड स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस एमिनिटीज़ जो भी एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय ने उसको यूज़ किया है तो उसको उसकी रिडक्शन करने का राइट्स है। ठीक है ना। जैसे आप देखें हाउस अकोमोडेशन फॉर विच रिडक्शन आर नाउ अलाउड मे बी सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर और बाय गवर्नमेंट और बाय हाउसिंग बोर्ड सेटअप अंडर लॉ अंडर द सब्सिडीज इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम
और एनी अदर अथॉरिटीज़ एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सब्सिडिंग हाउसिंग अकोमोडेशन, यदि इस तरीके की फैसिलिटी दी है तो उसका डिडक्शन ले सकते हैं। फिर है सेक्शन 11 के बाद सेक्शन 12 डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांस। आपको जैसे हमने डेफिनेशंस के अंदर ही बताया था कि कौन कौन से डिडक्शन अलाउ हैं, तो उसमें ये भी था कि यदि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से कुछ एडवांस में ले रखा है तो उस एडवांस की डिडक्शन भी जब उसकी वेजेस का पेमेंट किया जाएगा उस एडवांस को एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, रिकवर्ड कर सकता है। तो आप देखिए एन एडवांस ऑफ मनी मेड बिफोर द एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पेमेंट ऑफ वेजेस, बट एडवांस गिवन फॉर द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कैन इन नो केस बी रिकवर्ड एडवांस ऑफ वेजेस नॉट ऑलरेडी अर्न एंड सब्जेक्ट टू द रूल। मतलब एक्सेप्ट ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग एडवांस के अलावा कोई एडवांस ले रखा है उसने और तो उसका डिडक्शन सैलरी में से किया जा सकता है। ये सेक्शन कौन सी है, डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांस सेक्शन 12 है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो गवर्नमेंट ने राइट दे रखे हैं एम्प्लॉयर को कि वो डिडक्शन कर सकें। द एडवांस में बी रिकवर्ड इन इंस्टॉलमेंट बाय द डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस स्प्रेड ओवर द नॉट मोर देन 12 मंथ की। यदि हम देखें कि वो जो एडवांस दे रखा है चाहे तो उस एडवांस का 12 महीने की इंस्टॉलमेंट के अंदर रिकवर किया जा सकता है। नो इंस्टॉलमेंट शैल बी एक्सीड 1/3 और वेयर द वेज ऑफ एनी वेज पीरियड आर नॉट मोर देन 12 रुपीज़। अब यहाँ पे हम देखें कि जो उस समय जो वेजेस की लिमिट थी उसके अमाउंट के हिसाब से तो हम 12 रुपीज़ बोल सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में देखें तो वो इंस्टॉलमेंट जो होगी वो उसकी सैलरी के 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो सैंक्शन अमाउंट है, उससे ज़्यादा रिडक्शन नहीं कर सकती। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फॉर द एडवांस अगेंस्ट शैल नॉट एक्सीड 6%, और जो एडवांस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है वो भी आपका 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी आप फॉलो नहीं करते हैं सेक्शन तो 500 का क्या है, फाइन है। अदर डिडक्शन परमिटेड अंडर एक्ट क्या है, आप देखें सेक्शन 12 और आपका सेक्शन 13 की जो इनकम टैक्स पेबल है बाय द एम्प्लॉयर है, ठीक है ना, जो भी कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे रखा है, कंट्रीब्यूशन रीपेमेंट है, ठीक है ना, किसी फंड के अंदर डिडक्शन जो रिटर्न ऑथोराइज्ड है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से जिसकी परमिशन ले रखी है, हो सकता है उसकी लाइफ के रिगार्डिंग कोई LIC प्रीमियम हो, वो सब चीज़ें डिडक्ट करने का राइट्स है। इसके अलावा कोई कभी कभी डिडक्शन गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग कोई प्राइम मिनिस्टर नेशनल कोई फंड है, इस तरीके का फंड है जो टाइम टू टाइम हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमें कुछ डिडक्शन करनी है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन आपका कौन सा है, 12 और 13। अब आते हैं लास्ट सेक्शन है आपका 14, जिसका नेम है इंस्पेक्टर्स। जो अब इंस्पेक्टर्स की यदि हम बात करें तो जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो, तो वहाँ पे एक पर्सन होगा जो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, ठीक है ना, इंस्पेक्ट करेगा, तो वो पर्सन कहलाता है आपका इंस्पेक्टर कहलाता है। अब देखिए द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज इन द केस ऑफ फैक्ट्रीज विद इन द देयर लोकल लिमिट एंड दैट ऑफ चीफ सेंट्रल लेबर कमीशन इन द केस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ऑन रेलवे। कि यदि सेंट्रल की हम बात करें तो वहाँ पे चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल का जो होगा, और स्टेट की यदि हम बात करें तो स्टेट इंस्पेक्टर जो होगा फैक्ट्रीज़ का, ठीक है ना, तो वो क्या एज ए इंस्पेक्टर क्या करेगा, उसको इंस्पेक्ट करेगा, टाइम टू टाइम करेगा, वो एग्जामिन करेगा लाइनर और on any premises and make such examination of register or documents relating to the calculation of payment of wages। वो उस कैलकुलेशन ऑफ वेजेस को चेक भी करेगा और उसके नेसेसरी प्रूफ भी वहाँ से ले सकता है, ठीक है ना। तो ये सेक्शन जो आपकी 14 है, सेक्शन 14 प्रोवाइड्स दैट एवरी एम्प्लॉयर शैल अफोर्ड टू इंस्पेक्टर्स ऑल द रेस्पॉन्सिबल फैसिलिटीज फॉर द मेकिंग एंट्री एंड इंस्पेक्ट एंड सुपरवाइज द इंक्वायरी अंडर द एक्ट। की यहाँ पे इंस्पेक्टर को राइट्स है वो एम्प्लॉयर से उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो यहाँ पे हमने पार्ट सेकंड को पूरा किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।